हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर मैगजीन फरवरी 2025, जिसमें गाइस आज हम अपना पोर्शन करेंगे कल्चर वाला और कल्चर को कंप्लीट करेंगे। कल्चर का छोटा सा पार्ट है, उसको फटाफट से आज संडे का दिन है कंप्लीट करते हैं। आज पहला टॉपिक है ज्ञान भारतम मिशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इसका जो मिशन है इसकी चर्चा हुई यूनियन बजट 2025 और 26 में। इसी में अनाउंस किया गया कि ज्ञान भारतम मिशन को लेकर आया जाएगा और ये इसमें करा क्या जाएगा। बेसिकली सरकार का ध्यान इस वक्त गया है कि जितने भी हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं ना, जो हैंड रिटन पेपर पे लिखे हुए होते हैं या बाग पे, पाम पे या किसी पाम लीफ पे लिखा हुआ होता है, 75 साल से पुराना वो डेटा होता है, तो उसका माना जाता है कि वो जो डेटा है वो बहुत ही साइंटिफिकली, हिस्टोरिकली और उसकी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे डेटा को ना सर्वे करना, डॉक्यूमेंट करना और कंजर्व करने के लिए ही ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है। अच्छा, इसी के साथ साथ बख्शालीस मैन्यूस्क्रिप्ट है जो 3rd to 4th सेंचुरी बीसी में आई थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, बहुत ही पुराना जो एंशिएंट टाइम का मैथमेटिकल टेक्स्ट होता था ना, वो बिर्चबर्ग में लिखा हुआ होता था। तो बहुत सारी जो बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट है उसके अंदर बहुत सारे ना आपको मैथमेटिकल सिंबल देखने को मिलेंगे। स्पेशली यहाँ पे ना एक ज़ीरो सिंबल जो होता है, जो भारत की ही डिस्कवरी हुई है, ज़ीरो निकल कर आया है, तो वो अल्टीमेटली इसमें आपको बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट में देखने को मिल सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से मैन्यूस्क्रिप्ट में ज़ीरो या मैथमेटिकल सिंबल देखने को मिलते हैं। तो आपने क्या एग्जांपल देना है कि बेसिकली द आंसर हैज़ टू बी बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट। अच्छा, इसी के साथ साथ लिथोग्राफ्स हैं, तो सरकार का ध्यान वहाँ पर भी गया है कि जो भी ड्राइंग स्टोन्स पे बनी है ना, या उसको इमेज को फिर ट्रांसफ़र पेपर पे करा गया है, तो है ना, एंड प्रिंटेड वॉल्यूम्स में मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं है, तो उनको भी संभालना है। थीम्स पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि हिस्टोरिकल थीम कहाँ है, रिलीजन का, लिटरेचर का, एस्ट्रोलॉजी वाले थीम्स कहाँ हैं। आप सभी जानते हो कि भारत जो है ना, बहुत सारे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड वो रखता है। 10 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट है हमारे, 80 एंशिएंट स्क्रिप्ट्स की, ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लिप्चा, मैथिली, ये सब है। 75% संस्कृत भी है, 25% रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, ये सब भी दिया हुआ है। अच्छा, इसी के साथ साथ ना भारत मिशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। कंजर्वेशन के बारे में है तो सर्वे करना, डॉक्यूमेंट करना, कंजर्व करना। 1 करोड़ से भी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स को है ना म्यूज़ियम, लाइब्रेरीज़ में जो है, प्राइवेट कलेक्टर्स के पास जो है, तो की जो कंपोनेंट है उसमें ध्यान रखना, ज्ञान भारतम मिशन को बहुत ज़्यादा कंजर्व करा गया है। सेकेंडली, यहाँ पर डिजिटल रिपोजिटरी को क्रिएट भी करा गया है। जो नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसमें नॉलेज को शेयर करना, ये सब उसमें बनाया गया है। तो ज्ञान भारतम मिशन में करा क्या जाएगा, 2 बातों पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहली बात, कंजर्वेशन किया जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। 1 करोड़ से भी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज हैं, तो सभी म्यूज़ियम वालों से या आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, प्राइवेट कलेक्टर हैं, सबको वहाँ पर इनवाइट करके या वहाँ पर जाके देखना पड़ेगा, पूरा सर्वे करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ डिजिटल रिपोजिटरी का भी, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है, उसको भी क्रिएट करा गया है। तो यहाँ पे ना देखो, मैन्यूस्क्रिप्ट के कंजर्वेशन के लिए ऐसा नहीं है कि ज्ञान भारतम मिशन कोई पहली बार आया है। भारत में पहले भी इसको लेकर, मैन्यूस्क्रिप्ट के कंजर्वेशन को लेकर पहले भी बहुत सारे काम हो रखे हैं। 2003 में ही नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन लेकर आया गया था, तो टूरिज़्म जो मिनिस्ट्री या कल्चर मिनिस्ट्री ने कहा था भाई ये ज़रूरी है। ऐसे ही नेशनल लाइब्रेरी इंडिया की जो है आपकी, वो कोलकाता के अंदर है। यहाँ पर आपको 3600 रेयर कुछ ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हमने देखा जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, वो जनवरी 15, 1784 में आया था बाय सर विलियम जॉन्स द्वारा, वो भी आया। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, या इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, ये सारे इनिशिएटिव्स को लेकर आया गया ताकि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो कंजर्व हो पाए। इसमें नोडल मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही इससे रिलेटेड काम ज्ञान भारतम मिशन के लिए भी कर रही है। इस मिशन को लाने के लिए बहुत सारे पहलू थे जिसकी वजह से इसको लाया गया है। पहली बात, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करते हैं तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताना, फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आती है और कौन से आर्टिकल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पार्ट बताना है कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। अब फंडामेंटल जो ड्यूटी है, जिसका ऑब्जेक्टिव आर्टिकल 15A है, जिसका जो F पार्ट है, उसमें ना ये साफ तौर पे हमने बोला गया है कि दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट और द सिटीजन्स, कि वो जितने भी देश के कंपोजिट कल्चर्स हैं, रिच हेरिटेज है, उसकी वैल्यू और प्रिजर्वेशन को बनाए रखें।
ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इस ज्ञान भारतम मिशन को लाने की सबसे बड़ी वजह थी फंडामेंटल ड्यूटी। सेकंड है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, यानी जो भी लोकेशन है अननोन मैन्युस्क्रिप्ट्स की रिजर्व इन द कंट्री, या रीचिंग आउट टू द ग्रास रूट या ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने के लिए भी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, डिजिटल कैटलॉग मैन्युस्क्रिप्ट का क्रिएट करना, ये सब किया गया है। नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट की स्टडीज़ करना, यानी एक रिसोर्स पूल ऑफ स्कॉलर्स को क्रिएट करना, स्पेशलिस्ट को तैयार करना, कंजर्वेशन का ध्यान करना, यानी कि सेफ गार्ड करना कल्चरल हेरिटेज को, और प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन्स को बचा के रखना, उनको बताना कि देखो आपके ऐसे कभी प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ऐसा डेटा भी एक्सेस वो कर पाएँ कि उनके हिस्टोरिकली क्या क्या चीज़ें थी, उसके लिए भी करा गया है। एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो वाइडर एक्सेस टू रेयर एंड वैल्यूएबल टेक्स्ट को अलाउ करना। कोलैबोरेशन की बात करें तो कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड शेयर करना रिसोर्सेज को फॉर नॉलेज सिस्टम। तो ये सारे मिशन में लेकर आया गया। अब यहाँ ये कह रहा है कि ना देयर आर सम चैलेंजेस इन मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन में, कुछ सारे ना चैलेंजेस भी आ रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट को कंजर्व करने के लिए। तो यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है जब मैन्युस्क्रिप्ट की कंजर्वेशन की बात होती है? तो पहला है इन्वायरमेंटल। इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी है कोस्टल एंड ट्रॉपिकल रीजन में, है ना। नेचुरल डिज़ास्टर भी हम देखते ही हैं, तो हमें ना ये डर रहता है कि हमारे इन डिज़ास्टर्स की वजह से, जो बहुत ही कोस्टल एंड ट्रॉपिकल रीजन में हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से, ऐसा हो सकता है कि हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो डिटोरिएट हो जाए। ये प्रॉब्लम है। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कल्चरल नेगलेक्ट की बात है। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, उसमें स्टोर किए गए मैन्युस्क्रिप्ट इस ऑफन अंडर वैल्यू कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये भी होता है कि तो पहला हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, उसके बाद ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है कि इसके बाद ये कर आगे हम देखते हैं। तो देखो बहुत अंडर वैल्यू भी किया है, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ना प्रिजर्वेशन की बात या बहुत ज़्यादा ना कल्चरली बच्चों को ना इंक्लूजन नहीं मिल रहा है। तो मैन्युस्क्रिप्ट में स्टोर करना मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को बहुत अंडर वैल्यू करा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक मामला है कि लोग इतना ना इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं मैन्युस्क्रिप्ट एंड ऑल को। फिर तीसरा प्रॉब्लम है डेफिशिएंसीज़ को देखना इंफ्रास्ट्रक्चर के, यानी बहुत ज़्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं नहीं। स्टोरेज मैन्युस्क्रिप्ट की बहुत पुअरली मेंटेन की गई है बिना क्लाइमेट कंट्रोल के कलेक्शंस के। फिर लिंग्विस्टिक और स्क्रिप्ट डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो मैन्युस्क्रिप्ट मल्टीपल एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में एग्जिस्ट करती है, ब्रह्मी है, खरास्ती है। मेकिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रिजर्वेशन इससे और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो वे फॉरवर्ड में यहाँ पर बोल रहा है वो कि सबसे बड़ी चीज़ है डिजिटल प्रिजर्वेशन की, कि डिजिटली प्रिजर्व किया जाए, यानी सीरीज़ ऑफ मैनेज एक्टिविटीज़ को चलाया जा रहा है जो कि कॉन्टीन्यूसली क्या करे, डिजिटल प्रिजर्वेशन को एक्सेस कराए, यानी डिजिटल मटेरियल को एक्सेस कर पाएँ हम बहुत लंबे समय तक भी। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको क्या कर दिया जाए, उनको बेसिकली प्रिजर्व किया जाए। तो एडवांस करना इमेजिंग टेक्निक्स को, डिजिटल प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ को, ताकि लॉन्गिविटी, एक्सेसिबिलिटी बढ़े, है ना, ग्लोबल कोलैबोरेशन बढ़े। तो इसीलिए ना जितने भी स्कॉलर, रिसर्च एंड एजुकेशन के लोग भी हैं उनको भी बुलाया जा रहा है कि सारा वो हेल्प करें, ताकि जो कोई जोग्राफिकल बाउंड्री ना रह जाए। हमारा सारा डेटा ना, मतलब हम चाहते हैं कि एक जगह पर आ जाए और वो डिजिटली प्रिजर्व हो जाए। इसी के साथ साथ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी तारा प्रकाशन वैदिक लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर है, उसने ये 3D प्रिंटिंग लैब को इनाग्रेट करा है ताकि मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व और कंजर्व हो पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूसेज की भी बात आई है कि प्रोसेस कॉल्ड इन पेंटिंग AI एल्गोरिथम, वो मैथ्स लैबोरेटरी कैम्ब्रिज में इसको लेकर आया गया है ताकि डैमेज या रिकन्स्ट्रक्ट लॉस इमेजेस को देखा जा सके। इसमें ही ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वी आर यूजिंग, साथ में ना एक इन पेंटिंग टेक्निक होती है, उसको समझना। इन पेंटिंग टेक्निक का मतलब होता है फाइलिंग इन मिसिंग और डैमेज पार्ट ऑफ एन इमेज, यानी कि जब ना कोई भी मिसिंग पार्ट है किसी इमेज का या डैमेज पार्ट है, कैन वी अचीव बाय वेरियस मेथड्स के थ्रू, जैसे डीप लर्निंग मॉडल्स बना के, स्पेशल प्रोजेक्शन करके। तो उस जगह को जहाँ पर कोई भी पार्ट ऐसा डैमेज या मिसिंग है ना, उस पोर्शन पे ना इन पेंटिंग की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट भारत के। तो इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट भारत के कौन कौन से हैं? एक आपका नाट्य शास्त्र है जो उसका ना ऑथर भारत मुनि है। गाइस प्लीज़ एक बात का ध्यान रखना,
इन मैनोस्क्रिप्ट्स के जो भी राइटर्स हैं ना, ऑथर हैं, उनको प्लीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि पेपर में कुछ भी आए तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। गीता गोविंदा जयदेव हैं, महाभारत व्यास जी ने लिखी है, महाभाष्य पतंजलि, ठीक है। ऐसे ही प्रयोग्य रत्नमाला व्याकरण जो है वो पुरुषोत्तम विद्यावैगश ने लिखी है। अर्थशास्त्र की बात करें चाणक्य ने लिखी है। आर्यभट्ट या आर्यभट्ट ने लिखी है, ठीक है। ऐसे ही सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी, अष्टाध्यायी हम जानते हैं पाणिनि ने लिखी, सारा ऐसा डेटा दे रखा है। नेक्स्ट हम ना शॉर्ट के पार्ट भी करते हैं। जैसे पहला है विजय दुर्ग, इसको फोर्ट विलियम्स भी कहा जाता है। तो फोर्ट विलियम जो है ना वो ना कोलकाता में है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है ना ईस्टर्न आर्मी कमांड, रिसेंटली उसका नाम रखा गया है विजय दुर्ग के नाम से। समझ में आया, किसके नाम से? विजय दुर्ग के नाम से रखा गया है। अब क्या था, इसको ना रीनेम करा गया था किंग विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड के नाम से, जिसको अभी रीनेम करा है कि महाभारत के यहाँ पर सिंधुदुर्ग कोस्ट जो सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट था उनको ट्राइब्यूट देने के लिए, उनको होमेज देने के लिए, उनको, क्योंकि उन्हीं के नाम से ना यहाँ पर एक नेवल बेस भी छत्रपति शिवाजी का था, इसलिए करा गया। अच्छा, जो ये विजय दुर्ग है इसको बेसिकली रिवर हुगली के बैंक्स पे बनाया गया है। और ब्लैक हॉल ट्रेजेडी हुई थी यहाँ पर जून 20, 1756 में फोर्ट विलियम द्वारा। और नवाब जो सिराजुद्दौला है उसको इम्प्रिजन किया गया था ब्रिटिश कैप्टिव्स में, टाइनी सेल ओवरनाइट में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, आपको पता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है, बहुत ज़्यादा डेथ हुई है, सफोकेशन था, एक्सट्रीम हीट की वजह से यहाँ पर ऐसा किया गया था। तो ब्लैक होल जो ट्रेजेडी होती है, ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है फोर्ट विलियम, या जो आज हम विजय दुर्ग जिसे हम कह रहे हैं। और वहाँ पर आपको पता है जब भी कहीं पर ब्लैक होल ट्रेजेडी होगी तो वहाँ पर बहुत ही बदतमीज़ी के साथ किसी को मारा या सफोकेशन में मारा जाता है, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट शॉट के पास में हम चल रहे हैं। टी हॉर्स रोड को हम पढ़ लेंगे। चाइना के एम्बेसडर थे इंडिया से टू इंडिया, रिसेंटली पोस्टेड ऑन एक्स अबाउट हिस्टोरिक टी हॉर्स रोड पे उनको पोस्ट किया गया। अब जो ये ना टी हॉर्स रोड है, समझना, ये पूरा ऐसा चलता हुआ आ रहा है, ये पूरा पार्ट जो है ना ये है, ये बेसिकली ना भारत को चाइना से कनेक्ट करता है थ्रू तिब्बत, ठीक है। ऑल्दो नॉट एज वेल नोन एज, इसको पहले सिल्क रोड नहीं कहते थे, फ्रॉम विच लिंक्ड चाइना एंड यूरोप। ये बेसिकली जो टी हॉर्स रोड है ये भारत को चाइना से तिब्बत के थ्रू जोड़ती है। अच्छा, इसका कोई ना सिंगल रोड नहीं है, यहाँ पे ना ब्रांचिंग पाथ है, देख ही रहे हो, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर आप इसके देखो तो ब्रांचिंग पाथ हैं इसके, ये ब्रांचिंग पाथ हैं इसके जो इसको कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि साउथ वेस्ट चाइना से शुरू होके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंड हुआ था। ये क्या करता है, ये ना गुड्स ऑफ दीज रूट्स को बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हॉर्स की जो पॉनीज़ हैं, म्यूल्स हैं ना, ह्यूमन पोर्टर है, इसका इस्तेमाल कर कर वो एक नेटवर्क सा बन जाता है, और उसमें ट्रायल्स रोड टू तिब्बत पूरा ये एक तरह से रोड सा बन गया। उसमें वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट चीज़ों को, वैसे कोई सामान आया तो उसको ट्रांसपोर्ट करना हो तो ये करा जाता है। अच्छा, इसी के पार्ट में दो मेन पाथवे हैं, जो कि डाली से जा रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और एक लिजांग से जा रहा है, ठीक है। ये यूनान प्रोविंस में घुसता है यहाँ से, और लासा फिर तिब्बत होते हुए बिफोर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाते हुए, या इंडिया नेपाल बांग्लादेश में होते हुए, पहले ये आपके यूनान प्रोविंस से होता हुआ जाता है। अच्छा, इस जो टी हॉर्स रोड की पता है क्या है, ये ना टैंग डायनेस्टी थी चाइना में, तब ये आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड रहा है, बहुत टाइम से रहा है, और इसको माना जाता है ये बड़ा ही कमर्शियल पाथवे रोड है। यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड वगैरह होता चला गया है, बहुत सेंचुरीज से हो रहा है। मूव टू द नेक्स्ट शॉट, जिसमें हम बात करेंगे तांत्रिक बुद्धिज़्म के बारे में। 1.4 मीटर का बुद्धा का हेड है, स्तूपा है, जो बहुत 1500 पुराना है, रत्नागिरी उड़ीसा में है, ठीक है। कन्फर्म इट्स रोल एज अ तांत्रिक बुद्धिज़्म हब। बुद्धिज़्म के ध्यान रखना 3 तरह के स्कूल हैं, थेरवाड़ा, महायाना और वज्रयाना। थेरवाड़ा स्कूल का मतलब है ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ठीक है। महायाना का मतलब है जिसमें जैन या प्योर लैंड का इस्तेमाल किया जाता है। वज्रयान का मतलब है जो तिब्बतन बुद्धिज़्म होते हैं वो वज्रयान वाला बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। इसी में एक शब्द होता है गुरु पद्मसंभवा, यानी कि सेकंड बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट फिगर है बुद्धिज़्म में, और इंस्ट्रूमेंटल है, यानी वज्रयान बुद्धिज़्म तिब्बत वगैरह में इसको ही इस्टेब्लिश 8th सेंचुरी से किया जा रहा है। तांत्रिक बुद्धिज़्म आया कैसे? देखो, जब ना बहुत ज़्यादा लोग साधना, प्रैक्टिकल मेथड और एनलाइटमेंट से थोड़ा सा थक गए थे, तो उनको थोड़ा शिफ्ट किया तांत्रिक बुद्धिज़्म की तरफ में। तांत्रिक बुद्धिज़्म कहो या वज्रयान कहो, एक ही बात है। ये क्या करते थे, हिस्टोरिक हीलिंग में बिलीव करते थे।
जैसे ताबीज़ दे दिया या कुछ ऐसा मंत्र मार दिए, समझ रहे हो। डील्स विद सोशल एक्टिविज़म या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि भूटान, मंगोलिया, नेपाल, तिब्बत में बहुत तेज़ी से बढ़ गया था, उसी में इसकी शुरुआत की गई। अब महायान बुद्धिज़्म वगैरह में ना मंत्र और रिचुअल्स को ज़्यादा ध्यान देते हैं, लीडिंग टू 2 ब्रांचेस, एक तंत्रा वाला, एक परमिता याना वाला। तो मंत्र याना का मतलब है कि आपको तांत्रिक इनिशियल चीज़ें में, यानी जो योगिक प्रैक्टिसेस होगा उसमें आपको मंत्र वगैरह या ऐसी कुछ विद्याएं सिखाई जाती हैं, ठीक है। मूव टू दी पद्मा अवार्ड्स के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने, होम अफेयर्स ने रिपब्लिक डे पे ही पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए थे। पद्मा अवार्ड्स 1954 से दिए जा रहे हैं और वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। इसमें क्या है, 3 कैटेगरीज में कन्फर्ड करते हैं प्रेसिडेंट। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण तब दिया जाता है जब किसी की बहुत ही एक्सेप्शनल या डिस्टिंग्विश सर्विस रही हो। पद्म भूषण तब दिया जाता है जब सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर कुछ कर दिया हो, या सर्विस एनी फील्ड में आपने कुछ अलग सा करके दिखाया तो पद्मश्री मिलता है। हर डिसिप्लिन में दिया जाता है ये, वेरियस डिसिप्लिन में, हर नहीं बोलूँगी, वेरियस डिसिप्लिन में। सोशल वर्क हो, पब्लिक अफेयर हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, ट्रेड हो, मेडिसिन हो, लिटरेचर हो, सब में दिया जाता है। एक्सेप्ट फॉर इंटरप्शन कब कब नहीं दिया गया, तो याद रखना 4 साल तक नहीं दिया गया था। कब कब, 1978, 79, 1993, 1997। यहाँ पर एवरी ईयर द नेम ऑफ द रेसिपेंट आर अनाउंस ऑन द रिपब्लिक डे ईव पर ही अनाउंस किया जाता है। याद रखना पद्मा अवार्ड सिर्फ एक ऑनर है, यहाँ पर कोई भी कैश अलाउंस या दूसरी फैसिलिटी, कंसेशन, रेलवे ट्रेवल वगैरह नहीं दिया जाता है। इसको ज़रूर ध्यान में रख लेना, ये सिर्फ एक ऑनर करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड पे चलते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया गया, रिसेंटली चमन अरोड़ा को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 डोगरी भाषा के लिए दिया गया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बोली जाती है। इनकी किताब थी एक होर अस्थवामा, ठीक है। इसको करके ही इनको चमन अरोड़ा जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो जहाँ भी बच्चे आप लिख रहे हो ना अपने अवार्ड सेक्शंस एंड ऑल का, यू प्लीज़ राइट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसको अच्छे से लिखना ज़रूरी आपके लिए है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 में इनाग्रेट करे गए थे। ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पहला अवार्ड 1955 में दिया गया है। मोस्ट स्टैंडिंग बुक है ये लिटरेरी मेरिट का इन एनी मेजर लैंग्वेज, है ना। और लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय एकेडमी, इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल की गई हैं 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश और राजस्थानी। अवार्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैस्केट के फॉर्म में दिया जाएगा, में कॉपर प्लेग में उसको इनग्रेव करा जाएगा और 1 लाख रुपए की पेमेंट भी साहित्य अकेडमी अवार्ड में दी जाएगी। लास्ट हमारा जो शॉर्ट है वो है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के बारे में। यूनियन बजट 2025-26 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। डिजिटल फॉर्म है ये इंडियन लैंग्वेजेस का, स्कूल्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन किया गया है, जहाँ पे जो भी बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनको क्या मिलेगा, पुस्तकें मिलेंगी, और जो दूसरा कुछ पढ़ने का कुछ डिजिटल फॉर्मेट में मटेरियल होगा वो भी दिया जाएगा। इसको बेसिकली ना अश्मिता के साथ इस इनिशिएटिव को ना कॉम्प्लीमेंट करता है ये। अश्मिता का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड अकेडमिक। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी इसमें ना 22,000 किताबें लेकर आए हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर डाली गई हैं, ठीक है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं पे कवर होता है, कल्चर का पोर्शन। आपसे एमसीक्यूज़ वगैरह शेयर कर दिए जाएंगे टेलीग्राम लिंक पे। प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक फ्रॉम द कमेंट, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। कल हम एथिक्स प्लस केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे, तो स्टे ट्यून टू चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू